बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 19 जुलाई 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 145वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सिक्योरिटी चीफ और प्रोसिक्यूटर को ओहदे से हटा दिया, लेकिन फिर ये बहस चल पड़ी थी कि सदर नहीं हटा सकता सिक्योरिटी चीफ को ओहदे से जब तक कि पार्लिमान मुत्तफिक का फैसला ना दे दे। तो आज 145वें रोज़ यूक्रेन की पार्लिमान ने सदर के डिसीजन पर हामी भरी और वोट दिया और इसके बाद जो सिक्योरिटी चीफ है और प्रोसिक्यूटर है उसे ओहदे से एक्चुअली हटा दिया गया। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ पर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने खुफिया इदारे के मज़ीद 28 अहलकारों को भी बेदखल कर दिया, ओहदे से हटा दिया। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि क्या साजिश यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़ अब सिक्योरिटी इदारों में भी चहमगोइयाँ चलने लगी हैं कि अगर इस जंग को रोकना है, आवाम की, सिविलियंस की जानों को बचाना है, तो फिर सिक्योरिटी को, फ़ौज को, यूक्रेन की फ़ौज को टेक ओवर करना पड़ेगा। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन 28 अहलकारों समेत ये जो दो चीफ थे, जो हाई रैंक ऑफिशियल्स थे खुफिया इदारे के, इन पर यही इल्ज़ाम आयद किया कि रशिया के साथ इनकी जो है वो डीलिंग चल रही है और ये ट्रेटर हैं, मुल्क के गद्दार हैं, इसलिए इन्हें ओहदे से हटाया गया। ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। डोनेट्स्क रीजन के अंदर, डॉनबास के अंदर आज भी रशिया मॉस्को की फोर्सेस की जो पेशकदमी है वो जारी रही और मुख्तलिफ टाउन्स में लड़ाई झड़पें और रशिया का ऑपरेशन रिपोर्ट होता रहा। और उसी तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूक्रेन की जानिब से सामने आती रही कि सिविलियंस इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, बिल्डिंग्स को, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है। ये यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने इस तरह की स्टेटमेंट्स आज भी जारी की। ओलेना ज़ेलेंस्का, जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अहलियाँ हैं, यूक्रेन की फर्स्ट लेडी हैं, वो पहुंची हैं वाशिंगटन। उन्होंने एंटनी ब्लिंकन, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मुलाकात की और फिर वो वाइट हाउस भी गई। वहाँ पर जो बाइडन और जिल बाइडन, जो फर्स्ट लेडी हैं अमेरिका की, उनसे भी मुलाकात की। एक्चुअली ओलेना ज़ेलेंस्का मैदान में आ चुकी हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अहलिया अभी तक कीव में ही मौजूद थी और वो काफ़ी एक्टिव रहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 24 फरवरी से लेकर अब तक। ये उनका पहला विजिट है ड्यूरिंग दिस वॉर, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। आउट ऑफ कंट्री उनका पहला विजिट है। जिल बाइडन वो मुलाकात कर चुकी हैं ओलेना ज़ेलेंस्का से। उन्होंने कीव में ही मुलाकात की थी और वहाँ पर इंसानी हकूक़ की बातें की थी, ख़वातीन के हकूक़ की बातें की थी। तो अब वाइट हाउस में ओलेना ज़ेलेंस्का ने जिल बाइडन से, जो बाइडन से मुलाकात की और वो खिताब करेंगी यूएस कांग्रेस से। इसलिए ओलेना ज़ेलेंस्का वाइट हाउस और अमेरिका वाशिंगटन पहुंची। और दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन तेहरान पहुंचे। वहां पर तैयब एर्दोगान भी मौजूद थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, तैयब एर्दोगान और इब्राहिम रईसी की मुलाकात हुई। सीरिया का मामला डिस्कस किया गया। एर्दोगान ने जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, उनसे भी मुलाकात की और अली खामेनेई ने एर्दोगान को कहा कि आपने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सीरिया के अंदर, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, तो आपने हमले से बाज रहना है। इस तरह की स्टेटमेंट एर्दोगान की जानिब से सामने आ चुकी है कि हम सीरिया में जो बॉर्डरिंग इलाके हैं जहां पर कंसर्न्स हैं तुर्की के, वहां पर हम हमले करेंगे। तो ईरानियन सुप्रीम लीडर ने ऐसा करने से मना किया तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को। फिर मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, हाथ थामे हुए दिखाई दिए दोनों ममालिक के सरबराहान एक दूसरे के। और इस पर भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई कि अली खामेनेई, जो आयतुल्ला अली खामेनेई हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने जो मुख्तलिफ विज़िट्स हुए इस दौरान कोरोना वायरस और कोरोना वायरस के बाद, तो उन्होंने किस किस शख्सियत से हाथ मिलाया, किससे नहीं मिलाया। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई कि मुस्कुराहटों का तबादला भी हो रहा था और व्लादिमीर पुतिन अली खामेनेई का हाथ थामे हुए खड़े मुस्कुरा रहे थे। गुफ्तगू क्या हुई? अली खामेनेई ने ये कहा कि अगर रूस ये ऑपरेशन कंडक्ट ना करता तो फिर नेटो रूस पर हमला कर देते। आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि हम सिविलियंस की जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, सिविलियंस जो सफ़र कर रहे हैं इस जंग की वजह से, उसके हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन रशिया की मजबूरी थी। रशिया ने ये ऑपरेशन कंडक्ट करके बिल्कुल दुरुस्त किया, क्योंकि अगर रशिया इंतज़ार करता तो फिर नेटो कंट्रीज़ वेस्ट रशिया पर हमला कर देते और ऐसा उनका मंसूबा था। व्लादिमीर पुतिन ने भी यही कहा कि सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ का हमें भी दुख है, हमें अफसोस है कि लाखों लोग
वो हिजरत करके दूसरे ममालिक मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन हमारी मजबूरी थी, वेस्ट ने हमें मजबूर किया कि हम इस ऑपरेशन का आगाज़ करते यूक्रेन के अंदर, जो हमारे लिए एक थ्रेट साबित होता हुआ दिखाई दे रहा था। यही बात चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने भी आज दोबारा से की। चाइना मुतअद्दिद बार ये बात कह चुका है कि ये जंग, ये जो ऑपरेशन है, ये इनिशिएट किया, इसमें फ्यूल ऐड कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, और ये इनिशिएट करने में वेस्टर्न कंट्रीज़, नेटो ममालिक का बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने जानबूझकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर करके जोश दिलवा करके हम तुम्हें असलहा देंगे, मदद इमदाद देंगे, और यूक्रेन के सदर को इस जंग में धकेला ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़, नेटो ममालिक रशिया को वीक कर सकें, आइसोलेट कर सकें। यही स्टेटमेंट चाइना की जानिब से भी जारी हुई। तेहरान के अंदर एक अलहदा मुलाकात जो है वो तुर्की के सदर और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की भी हुई। इस मुलाकात में ग्रेन्स का मामला डिस्कस हुआ। वो मुलाकात जो इस्तांबुल में गुज़िश्ता दिनों हुई, यूएन के नुमाइंदे भी उस मुलाकात में मौजूद थे, यूक्रेन, रशिया और तुर्की के ऑफिशियल्स भी उस मुलाकात में मौजूद थे, और उसका नतीजा ये निकला कि इत्तफाक हो गया। ग्रेन्स को यूक्रेन की पोर्ट से बाहर निकालकर डिफरेंट ममालिक तक मुंतकिल करने पर इत्तफाक हुआ। तो उस मामले पर गुफ्तगू हुई उर्दवान और पुतिन के दरमियान, और सेटिस्फेक्शन का इजहार किया दोनों ममालिक के सरबराहान ने उस बातचीत के दौर पर जो इस्तांबुल में हुई। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ठीक है, हमारे मुकम्मल कंसर्न्स, मुकम्मल डिमांड्स दूर नहीं हुई, लेकिन जो टॉक्स थी वो अच्छी थी, उनका जो नतीजा था वो अच्छा था। मैं आपको ये बता दूं कि अब रवां हफ्ते इतवार से कबल ही दस्तखत कर दिए जाएंगे और ग्रेन्स जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा यूक्रेन की पोर्ट से। ये हुआ कैसे? ये हुआ इस तरह कि यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर से सैंक्शंस हटाई हैं। रशिया के कुछ असासे जो फ्रीज किए गए थे इन ममालिक की जानिब से, वो सैंक्शंस हटाने पर मजबूर हुआ यूरोपियन यूनियन। उसके बाद ये ग्रेन्स का जो मामला है ये हल हुआ। अब यूरोपियन यूनियन की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट भी सामने आई कि इन सैंक्शंस को हटाने का कोई ताल्लुक नहीं था ग्रेन्स के निकालने से। रशिया ने एक लेम एक्सक्यूज़ बनाकर खुद पर से कुछ सैंक्शंस को रिलैक्स करवाया है, हटवाया है, और हम मजबूर हैं कि दुनिया जो है वो कहत का शिकार ना हो, इसलिए हम रशिया पर से ये सैंक्शंस हटा रहे हैं। रशिया के एसेट्स फ्रीज कर रखे थे इन ममालिक ने, जो 10,000 से ज़्यादा सैंक्शंस आयद किए हैं, तो वो फ्रीज हुए हुए एसेट्स की वजह से ये ग्रेन जो है वो नहीं निकल रहा था। और यही बातचीत हुई यूएन के नुमाइंदों की मौजूदगी में, और यूएन के नुमाइंदों ने कहा कि बिल्कुल जायज़ मुतालबा है रशिया का, अगर इस ग्रेन को यहाँ से निकालना है तो फिर आपको सैंक्शंस रिलैक्स करनी होंगी। और यूरोपियन यूनियन ने यही किया, सैंक्शंस हटाई गई रशिया पर से। उसके बाद ये डील, जो कि तकरीबन 2 महीनों से ज़ायद से ये मामला जो है वो लटका हुआ था, और रशिया का एक ही मुतालबा था कि हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाई जाएं, जिसकी वजह से हम ये ग्रेन जो है वो दीगर ममालिक तक मुंतकिल करने से कासिर हैं। लेकिन ये ममालिक मान नहीं रहे थे। अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और इन्होंने रशिया पर से कुछ सैंक्शंस हटाई, लेकिन अभी भी शकूक व शुबहात इन ममालिक के मौजूद हैं कि रशिया ये सैंक्शंस हटवा कर शायद ये ग्रेन दीगर ममालिक तक मुंतकिल ना करे। इसी तरह का शक, इसी तरह का शुबा, इसी तरह की जो परेशानी है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को गैस के मामले पर भी है। रशिया ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 की मेंटेनेंस की वजह से गैस बंद की थी 11 जुलाई को, और 10 रोज़ के लिए रशिया ने कहा था कि मेंटेनेंस का काम होगा, जिसके बाद 21 जुलाई को ये गैस दोबारा से बहाल कर दी जाएगी। और इस दौरान रशिया ने जर्मनी से कहा था कि आप हमारी जो टरबाइन है वो हमें कनाडा से वापस ले दें, ताकि ये जो गैस का फ्लो है ये फंक्शन स्मूथली जारी रह सके। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चल रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन ममालिक में, कि रशिया अब ये 10 रोज़ के बाद गैस बहाल नहीं करेगा। लेकिन आज 20 जुलाई स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त 20 जुलाई को रशिया की जानिब से जो टेस्ट किया गया उस मेंटेनेंस के ऑपरेशन के बाद, तो एक मरतबा फिर से जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज़ को फुल प्रेशर मिला, और घरों में इस तरह का शोर था कि गैस आने लग गई दोबारा से, मुबारक हो। तो ये गैस जो है, अब ये कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट में कहा गया, इंटरनेशनल जरीदे की रिपोर्ट में, कि रशिया गैस 21 जुलाई को बहाल कर देगा। एक डेमो दिखाना था रशिया ने 10 रोज़ की मेंटेनेंस का बताकर। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन 10 रोज़ का एक डेमो करके दिखाना चाह रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ को कि देखो 10 रोज़ तुम्हारे कैसे गुजरते हैं बगैर रशिया की गैस के। और यहाँ पर
चीखें निकल गईं यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूरोपियन ममालिक की, और अभी भी यूरोपियन कंट्रीज़ को शुबा है, उन्हें डाउट है कि रशिया 21 जुलाई को गैस बहाल नहीं करेगा, क्योंकि जो टरबाइन का मामला है वो अभी तक दरमियान में लटका हुआ है। टरबाइन कनाडा से पहुंच चुकी है जर्मनी, लेकिन जर्मनी से अभी तक रशिया मुंतकिल नहीं हुई। लेकिन रशिया ने दोबारा से कहा है कि हम गैस जो है वो बहाल कर देंगे 21 जुलाई को, लेकिन अभी तक ये मामला 50-50 है जो गैस का मामला है, और इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है यूरोपियन कंट्रीज़। जो बाइडन पहुंचे थे सऊदी अरब, और जो यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं वो पहुंची थी अज़रबैजान। इसी तरह की कोशिशें तुर्की की जानिब से भी की जा रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि रशिया की गैस पर डिपेंडेंट ना रहे यूरोपियन यूनियन। लेकिन मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि अज़रबैजान की गैस इजराइल की गैस मिला भी दी जाए तो वो काफ़ी नहीं रहेगी यूरोपियन कंट्रीज़ की डिमांड को पूरा करने के लिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर दूँ। हंगरी का शुरू से मौक़िफ़ था कि हमारी टेरिटरी से किसी नेटो मुल्क, किसी यूरोपियन कंट्रीज़ का असलहा जो यूक्रेन को वो मुंतकिल कर रहे हैं वो बरास्ता पोलैंड मुंतकिल करेंगे, हमारी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं होगी। हंगरी का भी बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ। मैंने आपको इलाका बताया था, ज़करपातिया का जो इलाका है वो हंगरी और यूक्रेन का बॉर्डर शेयर करता है। तो अब हंगरी की जानिब से एक फैसला सामने आया। हंगरी ने कहा कि ठीक है, हम असलहा प्रोवाइड नहीं करेंगे यूक्रेन को, लेकिन अगर कोई मुल्क हमारे रास्ते से, हमारी टेरिटरी से, हमारे बॉर्डर से यूक्रेन को असलहा मुंतकिल करना चाहता है तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। और इस पर खुशी का इजहार किया यूक्रेन के भोले ऑफिशियल्स ने। मैं आपको ये बता दूं कि ये इंटेलिजेंस बेलारूस शेयर कर चुका है। मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में बता चुका हूँ कि बेलारूस ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बताया था कि हंगरी अपना इलाका ज़करपातिया वापस लेने के चक्कर में, और हंगरी ने खुद ये एडमिट किया। हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि हम फ़ौजें उतारने के लिए भी तैयार हैं ज़करपातिया के लोगों की हिफाजत के लिए। ज़करपातिया हिस्टोरिकली हंगरी का इलाका है, और इस इलाके में आज भी, चाहे ये यूक्रेन का हिस्सा है ज़करपातिया, लेकिन यहाँ पर हंगेरियन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तकरीबन 1.5 लाख स्ट्रेंथ है, हंगेरियन पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, जिसकी हंगरी को बहुत ज़्यादा फिक्र है। और हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान पिछले दिनों ये कहा कि अगर ये ऑपरेशन, ये जंग ज़करपातिया के करीब आने लगी तो हम अपनी फ़ौजें ज़करपातिया उतार देंगे। और यही इंटेलिजेंस है बेलारूस की कि ज़करपातिया को वापस लेने के चक्कर में है हंगरी, और उधर से पोलैंड अपने जो हिस्टोरिकल इलाके जो यूक्रेन के कंट्रोल में है वो वापस लेने के चक्कर में है। तो ये जो फैसला हंगरी के सामने आया, उसे 24 फरवरी से आज तक तो ख्याल नहीं आया कि यूक्रेन को असलहा हमारी टेरिटरी से जाना चाहिए। अचानक से हंगरी को ख्याल क्यों आया? क्योंकि हंगरी अपने बॉर्डर पर इस तरह की एक्टिविटीज़ बहाल करके एक नॉर्मल सिचुएशन कायम करना चाहता है कि जब हंगरी अपनी फ़ौजें और अपना असलहा ज़करपातिया उतारे तो फिर किसी को शक ना हो। ये मामलात जो हैं वो किस जानिब जाएंगे, उस जानिब से यूक्रेन की जानिब से कहा गया था कि जब तक हम रशिया को शिकस्त नहीं देंगे हम बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेंगे। तो आज रशिया का भी रद्द-ए-अमल क्रेमलिन का सामने आया, और रशिया ने कहा कि अगर बातचीत बहाल होगी तो हमारे जो मुतालबात हैं वो पहले से भी ज़्यादा सख्त और स्ट्रिक्ट होंगे। मामलात किस जानिब जाते हैं नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।